नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 14 मार्च 2022 है। आज का पहला प्रश्न, द एग्रीकल्चर सेक्टर यूजेस व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर यूज इन इंडिया। हमारे देश में जो टोटल पानी का जो इस्तेमाल होता है उसमें से कितने प्रतिशत पानी का इस्तेमाल जो है वो खेती बाड़ी या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। चार ऑप्शंस हैं, 60%, 70%, 80% या फिर 90% से भी ज्यादा। इसका जवाब है 90% से भी ज्यादा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारे देश में जो टोटल पानी का इस्तेमाल हम डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए यूज करते हैं, बड़े बड़े यूजेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर 90% जितना पानी का इस्तेमाल जो है वो करता है। टोटल पानी जो हम यूज करते हैं उसमें से 90%, तो ये बहुत ही ज्यादा है। और मैं ये भी बता दूं कि यह सस्टेनेबल भी बिल्कुल नहीं है। दो बड़े हम क्रॉप्स की बात करें, एक तो है राइस और एक है वीट। अब देखिए, हमारे देश में राइस पैदा करने के लिए हम कितना पानी यूज करते हैं। देखिए, राइस और वीट को अगर आप मिला लेंगे तो टोटल खेतीबाड़ी के लिए जितना पानी यूज होता है उसका 75% तो सिर्फ ये दो क्रॉप्स के लिए हम यूज करते हैं, 75%। और राइस को पैदा करने के लिए वी आर यूजिंग सम 2850 टन, यानी कि 2850 क्यूबिक मीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। और चावल पैदा करने, बेग पार्डन, गेहूं पैदा करने के लिए हम यूज करते हैं 1654 क्यूबिक मीटर पर टन। तो एक टन पैदा करने के लिए हम इतना पानी, इतना क्यूबिक मीटर पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल एवरेज आप देखिए बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया। ग्लोबल एवरेज है 2291 चावल के लिए और गेहूं के लिए है 1334। तो ये बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल करना, ऐसे क्रॉप्स को पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना जो है ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। हमें इजराइल से कुछ सीखना चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसको WHO GCTM कहते हैं, तो ऐसा पहला ग्लोबल सेंटर जो है वो हमारे देश में खोला जाएगा। तो ये गुजरात के किस सिटी में खोला जाने वाला है, या फिर इसकी स्थापना किस शहर में होने वाली है, गुजरात के किस शहर में होने वाली है। चार ऑप्शंस हैं, इसमें से राइट आंसर है जामनगर। आपको याद करने के लिए, जामनगर जो है वहां पर क्या है, रिलायंस है, तो ये चीज याद रख लीजिएगा, रिलायंस। राइट, सबसे बड़ी दुनिया की रिफाइनरी यहाँ पर है। और WHO का जो GCTM है, इसकी स्थापना भी यहाँ पर होगी। अब ये GCTM जो है वो किस मंत्रालय के तहत काम करेगा, तो इसका आंसर है आयुष मंत्रालय के तहत ये काम करेगा। और इसका काम क्या होगा, मीन्स GCTH जो है इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों है? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जो आयुष सिस्टम की मेडिसिन हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारी, तो इनको एक ग्लोबल रीच मिलेगी। इसी के साथ साथ दवाई है, फिर इसकी क्वालिटी, सेफ्टी, इसकी एफिकेसी, इसका सही इस्तेमाल यानी कि रैशनल यूज हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये GCTM जो है वो काम करने वाला है। ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन NLMC is being formed to monetize what type of land asset। किस प्रकार की जमीनें जो हैं, जो ऐसी संपत्ति हैं, जो एसेट्स हैं, इनको मोनेटाइज करने का काम NLMC करेगा। इसको लेकर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आग्रह है कि आप उस वीडियो को देख लीजिए, इसी चैनल पर अवेलेबल है। राइट, कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है, और इसका आंसर है सॉवरेन एंड पब्लिक सेक्टर लैंड। बेसिकली हमारी जो CPSE है, सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनके पास बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पर बहुत ही महंगी महंगी ज़मीनें हैं और इन ज़मीनों का कोई खास इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसी ही ज़मीनें ये पड़ी हुई हैं। तो इन ज़मीनों को बेचकर सरकार के पास पैसे आएंगे और इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो दूसरे डेवलपमेंट के कार्यों में किया जा सकता है। और ये ज़मीनें जो हैं वो प्राइवेट पार्टीज जब खरीदेंगे तो वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, लेट्स से बिल्डिंग क्रिएट की जाएगी या फिर कोई फैक्ट्री लगाई जाएगी वगैरह वगैरह। तो इससे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है इसको बूस्ट मिलेगा। बाकी की डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू न्यूज़ आइटम्स, आज सबसे पहली जो न्यूज़ आइटम है इट इज़ अबाउट पॉलिसी एनवायरनमेंट। एक एडिटोरियल है इकोनॉमिक टाइम्स का
तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स की बात करें तो हमारे देश में स्टार्टअप्स जो हैं इसमें बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास करके यूनिकॉर्न्स की बात करें, यूनिकॉर्न्स यानी कि वो स्टार्टअप जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न। तो ऐसे यूनिकॉर्न्स जो हैं वो भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी हैं। अच्छी पेज में हम यूनिकॉर्न में आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास करके पैंडेमिक के टाइम पर हमारे देश में जो एक डिजिटल रेवोल्यूशन को एक बूस्ट जो मिला है, तो इसकी वजह से बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं वो मशरूम हुई हैं, फली फूली हैं। अब नई चीज़ें भी आने वाली हैं, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी आएगी, फिर पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ये सारी चीज़ें जब हमारे देश में एक साथ टैंडम में चलने लगेगी तो और ज़्यादा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, और ज़्यादा ऐसी स्टार्टअप्स जो हैं वो स्टार्ट हो सकती है। इसी के साथ भारत सरकार डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी बना रही है। इसी के साथ ई कॉमर्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, कम से कम समय में कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सके, तो इसको लेकर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बदलाव आएंगे। पहले बड़े बड़े कैंपसेस वाली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, अब ऐसा भी वक्त आएगा कि एक छोटा सा कैंपस है, राइट, लेकिन क्लासेस और सारी चीज़ें वर्चुअल हैं। और बिजनेस की नई पढ़ाई, स्टार्टअप को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे चलाया जा सकता है, जॉब्स कैसे जनरेट की जा सकती हैं, अब ये सारी चीज़ें भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाएगी। पब्लिक सर्विसेज, आप देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कार्ड निकलवा लीजिए, राइट, पूरे देश में चलता है बिकॉज ऑफ डिजिटल सर्विसेज। फिर आपको वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इसकी वजह से जो मजदूर हैं वो कहीं पर भी अगर जाए, देश के किसी भी कोने में है, तो वहाँ से वो पब्लिक सर्विसेज को उसके बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। तो सरकार ने जो डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, पब्लिक सर्विसेज में डिजिटाइजेशन होने लगा है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो छोटी छोटी स्टार्टअप्स जो हैं वो अब बड़ी बड़ी कंपनीज बनती जा रही हैं। पब्लिक मनी, लोग जो हैं वो आईपीओ के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से छोटे बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी नए इनोवेशंस हो रहे हैं। और इनोवेशंस जो हैं आज के ज़माने में सिर्फ एंट्री का एक ही बैरियर है। आपने कोई इनोवेटिव चीज़ की, दैट्स इट, यू आर डन, आपको सक्सेस मिल जाएगा। पहला ऐसा था, बहुत सारी चीज़ें, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आप कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस डिज़ाइन कीजिए, अगर मार्केट में वो चीज़ क्लिक हो गई तो फिर आपकी कंपनी जो है वो रातों रात बड़ी कंपनी हो सकती है। और ऐसे मैजिक, ऐसे मिरेकल्स जो हैं वो आज हम हमारी इकोनॉमी में देख रहे हैं। इसी के साथ बिजनेसेस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी अडाप्ट होना पड़ता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? आपका जो बिजनेस है, आपकी जो टीम है, उसका एक एनवायरनमेंट है, उसको इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि पॉलिसी में कुछ बदलाव आया, रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव आया, युद्ध कहीं पर हो गया तो उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। आजकल ऐसा चल रहा है कि इनोवेशन और एफर्ट अगर आप डाल रहे हैं तो पैसा जो है वो आपके पीछे दौड़ता है। और टेक्नोलॉजी ने ये भी साबित कर दिया है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, और सोशल एनेबलर के तौर पर भी टेक्नोलॉजी काम करती है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपको पता होगा कि UPI 123 पे लॉन्च किया गया, राइट। तो इसके माध्यम से जिसके पास फीचर फोन्स है, अब हमारे देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास फीचर फोन्स है, तो वो भी UPI के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। हमारे पीयूष गोयल साहब ने ये कहा है कि ई कॉमर्स की जब बात आ रही है तो वो ये सोच रहे हैं, सरकार ये सोच रही है कि सेल्फ रेगुलेशन, के ई कॉमर्स जो है वो खुद सेल्फ रेगुलेट हो। सरकार उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहती है। सरकार चाहती है, जैसे मीडिया है तो मीडिया को सेल्फ रेगुलेट रखा है कि आप खुद तय कीजिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां सरकार ने तय नहीं की है। आप खुद तय कर लीजिए, आपको पता है, आप इंडस्ट्री में हैं तो आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ई कॉमर्स में भी एक बदलाव आएगा। और इसी के साथ सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि बड़ी स्टार्टअप्स जो हैं वो छोटी स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड करें, उनकी मदद करें, ताकि ये छोटी स्टार्टअप्स जो हैं वो भी बड़ी स्टार्टअप्स बन जाए और ये साइकिल जो है वो चलती रहे। अश्विनी वैष्णव जो हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैं, उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो ये प्रयास कर रही है डिजिटल इनिशिएटिव्स के माध्यम से कि अभी हमारे देश में जो यूनिकॉर्न्स हैं उनकी साइज 5 टाइम्स, उनका स्कोप और जो क्वांटिटी है 5 टाइम्स बढ़ जाए। और राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के जूनियर मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि प्राइवेसी की जब बात आती है तो सरकार एक मिडिल ग्राउंड
अचीव करना चाहती है कि ना तो एब्सोल्यूट जो प्रोटेक्शन है वो भी नहीं देना चाहती और नो प्रोटेक्शन ऐसा भी नहीं हो, राइट, मिडल में दोनों चीज़ें को फाइन बैलेंस रखकर सरकार आगे बढ़ना चाहती है। ये बेसिकली आर्टिकल जो है एडिटोरियल, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक अवार्ड कंडक्ट किया गया था और इसी मौके पर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई थी। तो इसके कुछ एग्जर्प्ट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्सटेंशन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा है कि बहुत सारे राज्यों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है जो जून 2022 में खत्म हो जाने वाला है, 5 साल हो चुके हैं अब इसके, हो जाएंगे जून 2022 में, तो बहुत सारे राज्यों का कहना यह है कि ये कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म को और कुछ सालों के लिए एक्सटेंड किया जाए। जीएसटी को जब इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 को, तो उस टाइम पर यह तय किया गया था कि अगर कोई रेवेन्यू का लॉस होगा राज्यों को, लेट्स से कि गुजरात है, राइट, तो गुजरात को एक साल में रेवेन्यू में लेट्स से 1 लाख रुपए मिलते थे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन जीएसटी के आने के बाद अगर उनको 90,000 ही मिल रहे हैं, तो ये बाकी के जो 10,000 का गैप है वो सरकार देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी के तहत 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देगी, 90,000 तो देगी ही, ऊपर से 10,000 देगी, ताकि गुजरात को पहले जो 15-16 के टाइम पर जो पैसे मिलते थे, लेट्स से 1 लाख रुपए मिलते थे, तो अब 2017-18 में भी 1 लाख, फिर उसके बाद जो है उसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि हर साल जो है 14% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पहले आपको लेट्स से 1 लाख मिलते थे रेवेन्यू में, 1 साल के बाद आपको 1,14,000 मिलेंगे रेवेन्यू में, उसके बाद फिर से 14% इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐसे 5 सालों का कमिटमेंट जो है वो जीएसटी के तहत दिया गया था और इसमें 2015-16 जो है उसको बेस ईयर के तौर पर रखा गया था कि उस साल में जो पैसे आपको मिले थे उसका 14% ऐड कर के 5 सालों तक आपको ये चीज़ मिलती रहेगी। जून 2022 तक ये बेनिफिट जो है वो आपको मिलता रहेगा। अब ये एक्स्ट्रा 14% कहाँ से मिलेगा? ये कॉम्पनसेशन फंड से मिलेगा। ये सेस जो है कॉम्पनसेशन फंड में क्या होता है कि जो हाईएस्ट स्लैब है, जैसे कि आप BMW खरीदने के लिए सिगरेट खरीदी, तो ऐसे जो डीमेरिट और सिन गुड्स हैं, लग्जरी आइटम्स जो हैं, इसके ऊपर एक अलग से सेस लगता है। तो ये जो सेस का कलेक्शन है, इन पैसों का इस्तेमाल जो है ये कॉम्पनसेशन के लिए सरकार करती है। अब निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में एक रिटर्न रिप्लाई देते हुए ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कमिटमेंट है कि जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तब से 5 सालों का जो कॉम्पनसेशन देना है, इसको देने के लिए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया गया था जब जीएसटी को ऐड किया गया तब। तो 5 सालों के लिए कमिटेड है। उसके बाद की बात जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं बताई है। जीएसटी का 2017-18, 2018-19, 2019-20 का जो कॉम्पनसेशन था वो ऑलरेडी राज्य सरकारों को दे दिया है। रही बात 2021-2022 की, तो इसके लिए सरकार ने 2021 के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपीस बोरो किए और 2021-2022 के लिए 1.59 लाख करोड़ रुपीस सरकार ने बोरो किए हैं ताकि राज्यों को ये पेमेंट दिया जा सके। अब आगे इसको एक्सटेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। अब देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं कि इसमें क्या होता है। इट्स गोइंग टू बी अ बिग टॉपिक। तो अभी से ये चीज़ जो हमने डिस्कस कर ली है, बेसिक्स डिस्कस कर लिया है, तो जब ये टॉपिक आएगा जीएसटी काउंसिल के सामने, उस टाइम पर हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, तो वो टाइम पर आपको चीज़ें समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा, इज़न्ट इट? और जो कॉम्पनसेशन सेस हैं, जो मैंने आपको बताया कि लग्जरी और डीमेरिट गुड्स के ऊपर लगाया जाता है, तो ये मार्च 2026 तक कलेक्ट किया जाएगा ताकि 2021 और 2022 का जो पैसा सरकार ने बोरो किया है, तो इस बोरो को फिर से सरकार रीपे करे, राइट? तो मार्च 2026 तक कॉम्पनसेशन सेस पे करना पड़ेगा या फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगेन फ्यूचर की बात है, तो वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। सैटरडे को जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था, तो उसका आंसर है रोज मोर देन 23%। और एक नया प्रश्न है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, तो आप प्लीज इसको पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, इसके अलावा बड़े बड़े पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल्स, share the lecture with other students, hit the like button, stick your review and answer in the comment section, and I will see you soon with some more interesting topics. Till then, dear friends, enjoy your studies, stay curious, and Jai Hind.